कल्पना कीजिए कि सिचुआन के ग्रामीण क्षेत्र में एक लड़का, 5 भाइयों में सबसे बड़ा, यह अनजान कि एक दिन वह एक ऐसे साम्राज्य का नेतृत्व करेगा जो महाद्वीपों तक फैलेगा। दुनिया उसे चीन के सबसे प्रभावशाली बिजनेस मैग्नेट्स में से एक के रूप में जाने से पहले वांग जियानलिन ने एक सपना संजोया था, जो अनुशासन, महत्वाकांक्षा और उठ खड़े होने की अडिग इच्छा से आकार लिया गया था। लेकिन कैसे एक सामान्य शुरुआत वाला लड़का, जिसने 15 साल की उम्र में सेना में शामिल होकर एक वैश्विक व्यापार आइकन और धर्मार्थकर्ता बन गया? इसका उत्तर एक यात्रा में छिपा है, जो दृढ़ता, साहसी निवेशों और एक दृष्टि से भरी हुई थी, जिसकी कल्पना कम ही कर सकते थे। वांग जियानलिन का जन्म 24 अक्टूबर 1954 को कांगशी काउंटी, ग्वांगयुआन, सिचुआन में हुआ। उनके पिता वांग यक्वान माओ जेडोंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्व सैनिक, माता किन जियालिन थे। 5 बेटों में सबसे बड़े के रूप में बड़े हुए, वांग ने अपने पिता से जिम्मेदारी और अनुशासन का बोध प्राप्त किया, जिनके सैन्य करियर ने वांग की दुनिया की समझ को आकार दिया। 15 साल की उम्र में वांग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होकर 17 साल तक सेवा की और 27 साल की उम्र तक रेजिमेंटल कमांडर का पद प्राप्त किया। सेना का जीवन उन्होंने जो गुण सीखे, वे बाद में उनके व्यावसायिक साम्राज्य को परिभाषित करने वाले थे। रणनीतिक सोच, अनुशासन और साहस। एक युवा सैनिक के रूप में भी वांग की महत्वाकांक्षा स्पष्ट थी। उन्होंने नेतृत्व करना, जटिल परिस्थितियों को नेविगेट करना और दबाव में उच्च जोखिम वाले निर्णय लेना सीखा। जब उन्होंने सेना छोड़ी, तब तक वांग ने नेतृत्व और योजना के सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया था, जो उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया में मार्गदर्शन देंगे। 1976 में वांग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में प्रवेश किया और 1988 तक सेना छोड़ने के बाद उन्होंने नागरिक जीवन में कदम रखा। दालियान में एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में शुरुआत करते हुए वह उस व्यवसायी टाइकून से दूर थे जो वह अंततः बनेंगे। फिर भी $80,000 के एक मामूली ऋण के साथ वांग ने एक छोटे प्रॉपर्टी डेवलपर जीगांग रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को अपने नेतृत्व में ले लिया, जो उनका पहला उद्यमिता प्रयास था। उनके नेतृत्व में कंपनी फल फूल उठी और 1992 में दालियन वांडा के नाम से सार्वजनिक हुई, जिसने चीन के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट में बदलने वाले बीज बोए। वांग जियानलिन की दृष्टि केवल सामान्य रियल एस्टेट तक सीमित नहीं थी। दालियन वांडा ग्रुप वाणिज्यिक रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, सिनेमा और मनोरंजन में एक पावर हाउस में विकसित हुआ। उनके मार्गदर्शन में कॉन्ग्लोमरेट में 168 वांडा शॉपिंग प्लाजा, 82 लग्जरी होटल, 213 सिनेमा, 99 डिपार्टमेंट स्टोर और 54 कराओके केंद्र पूरे चीन में शामिल हुए। 2012 में वांग ने AMC थिएटर्स को खरीदकर वैश्विक स्तर पर विस्तार किया, जिससे वांडा दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा ऑपरेटर बन गया। AMC एंटरटेनमेंट को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना वांग की महत्वाकांक्षा और रणनीति को दर्शाता है कि उन्होंने वैश्विक मनोरंजन मंच पर अपनी प्रभावशीलता को स्थापित किया। उनके अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों में क्विंगडाओ में बहु अरब डॉलर के मनोरंजन कॉम्प्लेक्स शामिल थे, जिनमें हॉलीवुड सितारे जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो और जॉन ट्रावोल्टा के साथ साझेदारी की गई। वांग का साहस 2014 में यूरोप तक फैला, जब वांडा ने मैड्रिड में ग्रुपो संतांदर से एडिफिशियो एस्पानिया खरीदा। 2005 के चरम मूल्य की तुलना में इस प्रतिष्ठित संपत्ति को कम मूल्य पर खरीदना वांग की रणनीतिक अवसरों की पहचान करने की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क और भारत में अरबों डॉलर के होटल प्रोजेक्ट भी शुरू किए, जिससे वांडा एक वास्तविक वैश्विक उद्यम बन गया। साल के अंत में वांग ने बेवर्ली हिल्स के विल्शायर ब्यूलवर्ड पर अपने एंटरटेनमेंट हेडक्वार्टर वन बेवर्ली हिल्स के लिए भूमि सुरक्षित की, जो उनके रियल एस्टेट, मनोरंजन और वैश्विक ब्रांड पहचान को मिलाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। 2015 में एटलेटिको मद्रिद में 20% हिस्सेदारी खरीदना वांडा ग्रुप के विविध निवेश पोर्टफोलियो और वांग की नई क्षेत्रों में खोज करने की इच्छा को दर्शाता है। वांग जियानलिन ने साहसिक कदम उठाने से कभी पीछे नहीं हटे। उनके उद्यम सीधे चीन में डिज्नी की मौजूदगी को चुनौती देते हैं, कई मनोरंजन पार्क स्थापित करने की योजना के साथ, जो शंघाई डिज्नीलैंड के प्रतिस्पर्धी होंगे। 2016 में डालियन वांडा ग्रुप ने डिक क्लार्क प्रोडक्शंस को $1 अरब में खरीदा, जिससे गोल्डन ग्लोब अवार्ड और न्यू ईयर काउंटडाउन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के प्रसारण अधिकार प्राप्त हुए और वैश्विक मनोरंजन में उनकी भूमिका को पक्का किया। उनकी नेतृत्व शैली, जिसे अक्सर द इकोनॉमिस्ट ने नेपोलियनिक महत्वाकांक्षा कहा, उनके सैन्य पृष्ठभूमि को दर्शाती है। वांग अपने संगठन में अनुशासन लागू करते हैं, जिसमें ड्रेस कोड और प्रदर्शन मानकों का सख्त पालन शामिल है।
उनकी शारीरिक फिटनेस और नेतृत्व में प्रत्यक्ष दृष्टिकोण वांडा ग्रुप की सफलता को आकार देने वाले कठोरता और सटीकता के मूल्यों को उजागर करता है। वांग जियानलिन का प्रभाव केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है। उन्होंने यूनान प्रांत के लिए आर्थिक सलाहकार और गुयांग सरकार के लिए निर्माण सलाहकार के रूप में सेवा दी और चांगचुन के सम्माननीय नागरिक और दालियान के निर्माण के उत्कृष्ट योगदानकर्ता जैसे सम्मान प्राप्त किए। उनकी परोपकारिता व्यापक है। 2011 में वांग ने सांस्कृतिक पुनर्स्थापन के लिए $197 मिलियन दान किए, जिसमें नानजिंग का एक प्राचीन मंदिर शामिल था। उन्होंने बेवर्ली हिल्स में इलेक्ट्रिक फाउंटेन के पुनर्निर्माण 2014 से 2015 के लिए $2 लाख का योगदान दिया और 2017 सिचुआन भूस्खलन के पीड़ितों के लिए 20 मिलियन युआन का योगदान किया। 2010 में उन्होंने नानजिंग के पोर्सलिन टावर के पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब युआन का योगदान किया। 156 मिलियन दान किए, जो चीन के सबसे बड़े व्यक्तिगत दान में से एक है। राजनीतिक संबंधों के बावजूद वांग सरकार के करीब और राजनीति से दूर रहने के सिद्धांत को बनाए रखते हैं, सहयोग पर जोर देते हैं, न कि पक्षपात पर, जिसने वांडा ग्रुप को जटिल सरकारी संबंधों को नेविगेट करते हुए फलने फूलने की अनुमति दी। वांग जियानलिन की संपत्ति समय के साथ नाटकीय उच्चताओं और समायोजनों से गुजरी है। 2013 में वह चीन के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी संपत्ति $14.2 अरब थी, जो हुरुन रिपोर्ट के अनुसार $22 अरब थी, तक बढ़ गई। 2014 तक फोर्ब्स ने उन्हें $25 बिलियन के साथ वैश्विक स्तर पर 25वां सबसे अमीर व्यक्ति माना और 2015 से 2016 में उन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में $28.60 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त किया। हालांकि कोविड-19 जैसी वैश्विक घटनाओं और बाजार के उतार चढ़ाव ने उनके होल्डिंग्स को प्रभावित किया, विशेष रूप से रियल एस्टेट और मनोरंजन में। 2022 तक फोर्ब्स ने वांग को चीन में 39वें और वैश्विक स्तर पर 138वें स्थान पर रखा। उनकी नेटवर्थ $7.9 अरब थी। यह दर्शाता है कि सबसे रणनीतिक नेता भी अस्थिरता के दौर से गुजरते हैं। वांग का व्यक्तिगत जीवन अनुशासन और विश्राम का मिश्रण दर्शाता है। लिन निंग से विवाहित उनका एक बेटा है, वांग सिकोन, जो यूके में शिक्षित और चीन में बोर्ड सदस्य और वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में सक्रिय हैं। वांग बौद्ध हैं, हालांकि धार्मिक प्रथा में नहीं। उन्हें कला संग्रह, कराओके गाना और तिब्बती और मंगोलियाई लोकगीत गाना पसंद है, जो कॉरपोरेट व्यक्तित्व के परे मानवीय पक्ष को दिखाता है। 2016 में द वांडा वे लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रबंधकीय दर्शन और मूल्य साझा किए, चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक चलाने के अपने दृष्टिकोण पर अंतर्दृष्टि दी। किताब में साक्षात्कार, भाषण और वांडा के विशाल संचालन के प्रबंधन से प्राप्त रणनीतिक पाठ शामिल हैं। सेना सेवा से लेकर वैश्विक व्यापार नेता तक वांग जियानलिन की यात्रा दृढ़ता, रणनीतिक सोच और दृष्टि का प्रतीक है। एक छोटे शहर के लड़के से वैश्विक मैग्नेट में उनकी परिणति अवसरों की पहचान करने, सोचे समझे जोखिम लेने और रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मनोरंजन और खेल सहित विविध क्षेत्रों में विस्तार करने की असाधारण क्षमता को दर्शाती है। वांग ने न केवल चीन के शहरी और आर्थिक विकास को प्रभावित किया, बल्कि EMC थिएटर्स, लेजेंडरी एंटरटेनमेंट और अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट उद्यमों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी परोपकारिता और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान एक दृष्टि को और उजागर करता है, जो संपत्ति सृजन को सामाजिक प्रभाव के साथ संतुलित करता है। अनुशासित नेतृत्व, साहसी उद्यमी कदम और विचारशील परोपकारिता को मिलाकर वांग जियानलिन ने एक स्थायी विरासत बनाई है। उनकी कहानी उभरते उद्यमियों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करती है। महत्वाकांक्षा, रणनीति और दृढ़ता सामान्य शुरुआत को वैश्विक प्रभाव में बदल सकती है। वांग जियानलिन का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता केवल संपत्ति में नहीं है, बल्कि समुदायों पर प्रभाव डालने, उद्योगों में नवाचार करने और अवसरों को निडरता से अपनाने में है। सिचुआन के एक किशोर सैनिक से लेकर वैश्विक व्यापार और मनोरंजन परिदृश्य को आकार देने वाले अरबपति तक, वांग की यात्रा जिज्ञासा और प्रशंसा को प्रेरित करती रहती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक व्यक्ति को अपनी शुरुआती सीमाओं से परे दुनियाओं को जीतने के लिए क्या प्रेरित करता है, और ऐसे असाधारण दूरदर्शी के लिए अगला अध्याय क्या हो सकता है।